हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने जो है ग्राफ देखे थे और ग्राफ पर बेस्ड कुछ जो है हमने वहाँ पर कुछ एक दो क्वेश्चंस भी वहाँ पर किए थे। तो आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें ग्राफ का भी यूज़ है और आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। और साथ ही आज हम यहाँ पर करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस के बारे में भी हम देखेंगे क्या क्या जो है यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या क्या होती है वो भी आज हम यहाँ पर समझेंगे। और यदि आज हमें समय मिला तो आज हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यदि आपने अगर ग्राफ वाला जो वीडियो है पिछला अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है अभी। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 17 नंबर पे डाला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 यहाँ पर है, यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आईएमपी है। मेनली ये जो है वो सीबीएसई के लिए तो बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीधा आपको ये जो है यहाँ पर 4 मार्क्स में यहाँ पर आएगा। ओके, इसका ध्यान रखना है, सीधा आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हम इसको यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, जो मेथड है हमारी उस मेथड से देखेंगे और देन फिर जो है हम इसको यहाँ पर ग्राफ से भी इसको समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको कि एफ एक्स इक्वल्स टू जो है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। कौन सी कंडीशन बनेगी, देखो एक बार क्या करना है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जैसे आप एक बार इसको जीरो कर दो, यानी एक बार हमने क्या कर दिया एक्स को यहाँ पर जीरो कर दिया, तो ये एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक बार हम यहाँ पर इसको जीरो पुट कर देते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1, इस तरीके से आएगा। तो पहली यहाँ पर जो हम कंडीशन लेंगे वो कंडीशन यहाँ पर क्या लेंगे कि एक्स जो है यहाँ पर -1 छोटा होता है, ये जीरो छोटा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है -1 जो है वो छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने लगा दिया लेस देन -1। ओके, जब यहाँ पर क्या हो -1 से क्या हो छोटा हो, एक्स की जो वैल्यू हो -1 से यहाँ पर कम हो, और जब एक्स की वैल्यू यदि -1 से कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मोड एक्स आएगा ये यहाँ पर किस में आएगा, माइनस में आएगा, एंड माइनस यहाँ ये भी जो आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर जो है दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या ले लेते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर -1 से बड़ी है और 0 से यहाँ पर छोटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर 0 भी ले रहे हैं और यहाँ पे मैं इक्वल साइन भी लगा देता हूँ। ओके, अब देखिएगा -1 से बड़ी है लेकिन 0 से तो छोटी है। अब यदि 0 से अगर छोटी है एक्स की वैल्यू तो ये जो मोड एक्स होगा ये यहाँ पर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये मैंने जब आपको मॉड्यूलस एक्स फंक्शन जो है पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था आपको। ओके, तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स। बट यहाँ पर ये जो है एक्स से क्या है, यहाँ पर -1 से जो है वो ज़्यादा है, और जब यदि ये ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस में ही यहाँ पर रखेंगे, यानी ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लेते हैं 0 से भी ज़्यादा। ओके, अब ऑब्वियसली 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, -1 से भी ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि ये जो है ये भी प्लस में, एंड यहाँ पर जो है ये भी जो आएगा वो प्लस में। ओके, अब यहाँ पर ये ऑल ओवर यदि हम देखें जो एफ एक्स है यहाँ पर आ रहा है तो इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिएगा माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसल, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया। 1 यहाँ पर कब आया, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो, -1 हो। ओके, अब यदि हम यहाँ पर देखें कि एक्स की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में हो तो देखिएगा यहाँ पर -x, ये भी -x, तो यहाँ पर हो गया -2x, एंड यहाँ ये हुआ -1, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1 से लेकर 0 तक। ओके, अब यहाँ पर देखें हम एक्स से एक्स कैंसल, यहाँ आ जाएगा आपका -1 इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पर। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसको हम पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। अब जैसे हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब कंटिन्यूस यहाँ पर देखना है कि डिसकंटिन्यू यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो डिसकंटिन्यूस एक तो कहाँ पर हो सकता है, -1 पर पॉसिबल है, और एक कहाँ पर पॉसिबल है, 0 पर पॉसिबल है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 8x = 1 पर हम चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं पहले -1 पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब जैसे -1 पर यदि हम चेक करेंगे तो वही एक तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखें, लेफ्ट हैंड यहाँ पर जो लिमिट है वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंड टू -1 क्योंकि लेफ्ट में देख रहे हैं हम 1 fx, और ये डायरेक्टली यहाँ पर कितना आएगा क्योंकि लेफ्ट में सीधे आ जाएगा 1। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें कि f -1 यहाँ पर क्या होगा, अब जैसा कि इक्वल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तो सीधे सीधे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब यदि मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखूँ तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, इसी पर -1 पर। तो -1 पर यदि हम राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट यहाँ पर हम लिख देंगे x टेंड टू -1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हम ऐसे ही यहाँ पर निकालते हैं, -1 पे देख रहे तो -1 प्लस, यहाँ हमने लिख दिया इसको fx = लिमिट h टेंड टू 0 f -1, और यहाँ हो गया ये प्लस का h। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस x के प्लेस पर जो है यहाँ पर हम -1 + h को पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर हुआ ये -2, एंड x के प्लेस पर लिख दिया -1 + h, एंड यहाँ पर क्या है -1, यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से क्या होगा, देखो -2 -1, यानी ये आ गया यहाँ पर 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, f -1 भी 1, एंड राइट हैंड लिमिट भी 1। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f -1 तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल है मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो फंक्शन है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस है। fx इज कंटिन्यूस एट x = -1। अब जैसा कि हमको यहाँ पता चल गया है कि x = जो -1 है इस पर तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब स्टूडेंट पहले हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। पहले हमने इसको ऐसा लिखा, फिर यहाँ पर किया, फिर मैं इस तरीके से यहाँ से मैंने जो है क्वेश्चन वापस यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, अब हम जो है यहाँ पर किस पे चेक करेंगे, 8x = 0 पर। किस पे चेक करेंगे हम यहाँ पर, 8x = 0 पर। अब यदि हम यहाँ 0 पे चेक करें, 8x = 0, तो 0 पे यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आ जाएगी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका fx, और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया h टेंड टू 0, यह आ जाएगा यहाँ पर 0 - h, 0 - h। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, x के प्लेस पर क्या पुट करना है, यहाँ पर -h को पुट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कर देता हूँ लिमिट h टेंड टू 0, एंड यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, -h। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -h -1। ओके, एंड इस h के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ये 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। सेकेंड यहाँ पे हम देखें, राइट हैंड लिमिट या तो निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सीधे हम यहाँ पर इस पे देख सकते हैं 0 के इक्वल। ओके, तो एक बार और अपन देख लेते हैं, इसको रीचेक कर लेते हैं। 0 माइनस में हमने देखा fx, तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 - h, यानी कि यहाँ पर मैंने पुट कर दिया माइनस का h, एंड यहाँ पर हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, या 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका -1। अब देखिए, देखो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। यानी कि देखो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे रखी है, अब डायरेक्ट यहाँ पर कितनी है, -1 है, तो इस प्रकार ये आ जाएगा यहाँ पर -1। और इसी टाइप से यदि हम देखें यहाँ पर f0, क्योंकि इक्वल का साइन यहीं पर लगा हुआ है, तो इक्वल का साइन यदि यहीं लगा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1।
अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है, राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर माइनस है एंड f0 भी यहाँ पर माइनस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 आपस में इक्वल है, यानी जो f(x) है इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन यहाँ पर ऑल ओवर क्या है, पूरा कंटिन्यूस है एट x = 0। यानी कि अभी हमने देखा था -1 पे चेक करा तो -1 पे भी क्या है, कंटिन्यूस है। हमने जहाँ पर 0 पे चेक करा तो 0 पर भी क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर ऑल ओवर यदि हम देख रहे हैं तो पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस है। अब हम इसको जो है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से भी देख लेते हैं, और ये मेथड आपको यहाँ पर समझ में आए या नहीं आए, प्लीज़ मुझे जो है यहाँ पर कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन देखो IMP है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ओके। और कुछ भी यदि इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे इसको आप बताइए, ठीक है। तो चलिए इसका हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर लेंगे x एक्सिस एंड यहाँ पर है ये y एक्सिस, ओके। अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -1 से कम, यानी कि -1 में कुछ यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर -1 ले लिया, ओके। अब -1 जैसे यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर जो f(x) की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y = यानी f(x) ही होता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ मैंने ले लिया 1, तो यहाँ पर ये मैंने जो है यहाँ पर क्लोज्ड इसको कर दिया, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोज्ड है, ओके। तो इसको मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है पॉइंट को। अब -1 से जब कम हो तो पूरी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। तो जैसे कि ये 1 होगी तो ये ग्राफ जो होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर एक बार समझिएगा, यहाँ पर x <-1 है, यानी कि -1 से जितनी भी वैल्यू यहाँ पर छोटी होगी वहाँ पर f(x) से कितना होगा, 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स होगी, इसलिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर बन रही है। अब यदि हम देखें यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा हो, यानी कि x से 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होता है, तो जब यहाँ पर 0 से ज़्यादा है तो f(x) की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, -1 होगी। अब -1 जो है यहाँ पर आएगा कुछ, तो यहाँ पर आएगा y जो है -1। तो इस प्रकार से मैं यहाँ भी जो है इसको डार्क कर देता हूँ क्योंकि क्लोज्ड है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर किसका ग्राफ बनाना है, -2x -1 वाली जो लाइन बनाना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में, ग्राफ वाले लेक्चर में, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो एक बार आप जो ग्राफ का जो है लेक्चर एक बार आप देख लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x, यहाँ ले लेता हूँ y। पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, x को 0 पुट करना है। तो x को जैसे मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर देंगे तो f(x) देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी y यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, ओके। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, f(x) को 0, यानी y को मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, और y को जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -2x -1 = 0, यानी -2x = 1, यानी x से यहाँ पर कितना आ गया, -1/2, ओके। तो जब x से 0 है तो y कितना है, -1 है, यानी एक पॉइंट तो क्या हो गया, 0, -1, एंड से सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, -1/2, 0, यानी कि यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा -1/2, 0। इस प्रकार से कोई पॉइंट होगा तो मैं इसको जो है यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, -1/2, 0। कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला यहाँ पर पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पर मिलाना है। तो जैसे ये यहाँ पर लाइन हो गई, इस तरीके से ये जो लाइन होगी यहाँ पर कौन सी होगी, ये वाली यहाँ पर लाइन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये ग्राफ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्राफ है कहीं से भी ब्रेक यहाँ पर नहीं हो रहा है। यदि ग्राफ कहीं से भी ब्रेक होता, कहीं पर एक ऐसी वैल्यू होती जहाँ पर हम डिफाइन नहीं होता, तो ग्राफ क्या होता वहाँ पर कि हम यहाँ पर कह सकते थे कि ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। बट यहाँ पर कहीं से भी जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं है, और ग्राफ यदि ब्रेक नहीं है तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा f(x) जो होगा यहाँ पर कंटिन्यूस होगा, ओके। अब आप लोग जो है यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर ये ग्राफ जो एग्जाम में बनाना जरूरी है या नहीं है। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यदि आप पूरी मेथड आप करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी जो मेथड, उस मेथड से भी यदि आप करेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, अगर ये एग्जाम में आता है तो, ठीक है। और यदि आप ग्राफ बना दे तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं, ओके।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर कौन कौन सी होती है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, एफ एक्स एंड जी एक्स यहाँ पर क्या है, दो कंटिन्यूअस यहाँ पर फंक्शन है, बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वस टू ए, यानी कि एक्स की वैल्यू जब ए हो तो एक्स इक्वस टू ए पर क्या हो, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यदि ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो पहली यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर क्या होगी कि सी एफ एक्स, सी यानी कि मैं कुछ भी यहाँ पर मान लेता हूँ कि सी इज़ अ कांस्टेंट, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यदि हम किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी कांस्टेंट यानी कि 5, 7, 8 का कुछ भी यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो क्या रहेगा, वहाँ पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहेगा। तो यहाँ पर सी एफ एक्स इज अ, सी एफ एक्स भी जो यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सेकेंड, यदि हम यहाँ पर लें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, यदि हम दो कोई भी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है उनको जोड़ दें यानी उनको ऐड कर दें या उनको हम घटा दें, जोड़ें या घटा दें, तो भी वहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल जो होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है थर्ड, यदि हम देखें एफ एक्स डॉट जी एक्स। ओके, तो यदि हम यहाँ पर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है और उनका मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी वहाँ पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी एफ एक्स में जब हम यहाँ पर जी एक्स का डिवाइड करें और दोनों ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये भी यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जी एक्स कभी भी यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल अगर हो गया यहाँ पर तो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर केवल ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जी एक्स जो है वो जीरो के इक्वल यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन एक्स, ये 14 वाला क्वेश्चन है, 14 का फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स एक क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड कोस एक्स भी जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इनका मैंने जो ग्राफ है वो आपको जो है लास्ट क्लास में बताया था कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ जो है वो इस तरीके से होता है और कोस एक्स का ग्राफ भी मैंने बताया था तो इस तरीके से था। तो दोनों यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। और वैसे हम जो है साइन एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर आपको केवल साइन एक्स को प्रूव करना है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो भी हम वो जो जिस मेथड से हम करते थे, जो लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली जो है लिमिट वाली, उस मेथड से हम उसको यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। वैसे करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर वैसे जनरली जो क्वेश्चन आता है वो एक आध मार्क्स में कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है, बाकी ऐसे जो आना वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और दोनों का माइनस भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस आएगा। उसी प्रकार से यदि हम देखें सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू यदि आपको दे दिया जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से भी यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन एक्स से भी कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड कॉस एक्स से भी यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। थर्ड है यहाँ पर जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को हम यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दोनों यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पर 10x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि cos x जो है वो यहाँ पर जीरो के इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे हम यदि बात करें कि x क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। जितने भी π/2 वाली, जैसे आपने 0 रख दिया तो π/2,
1 रख दिया तो 2 1 3 π/2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर π/2 हो गया आपका या 3 π/2 हो गया तो वहाँ पर कोसेक से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये π/2 होता है इस कोसेक के ग्राफ में, एंड ये जो होता है यहाँ पर 3 π/2 होता है। तो इस प्रकार की जितनी भी टर्म आएगी यहाँ पर, वहाँ पे कोसेक से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर तो केवल इस टर्म को छोड़कर, यानी कि x की केवल ये वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बाकी जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम थ्योरम एक देख लेते हैं। तो थ्योरम यहाँ पर क्या है, एफ एंड जी, यानी कि एफ एक फंक्शन एंड जी यहाँ पर एक फंक्शन है, एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो यानी कि इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। तो रियल वैल्यूड यहाँ पर फंक्शन है सच दैट फोग इज डिफाइंड एट सी, यानी कि फोग जो यहाँ पर फंक्शन होगा, यानी एक कंपोजिट फंक्शन जो है, फोग क्या होगा, एफ ओ जी, फोग जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन होगा एफ एंड जी का। तो यदि ये डिफाइन है, किस पर डिफाइन है, यहाँ पर सी पर डिफाइन है, एंड हम यहाँ पर लें कि जी इज कंटिन्यूस फंक्शन, जी यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, जी इज कंटिन्यूस फंक्शन एट सी, और जी कोई है यहाँ पर जो कि फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, एट सी पर, एंड एफ इज कंटिन्यूस एट जी सी, एंड एफ जो फंक्शन है वो कहाँ पर कंटिन्यूस है, जी सी पर। ओके, जी सी पर यदि ये कंटिन्यूस है, देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फोग इज कंटिन्यूस। ओके, फोग यहाँ पर क्या होगा, फोग जो है जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। क्यों होगा फोग, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा कि एफ ऑफ जी एक्स। इसीलिए देखो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, यहाँ से हम समझते हैं पहले क्या होना चाहिए कि सी पर, यानी एक्स की जगह यदि मैं यहाँ पर सी रख दूँ तो इस सी पर क्या होना चाहिए, जी एक्स से यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है जी इज कंटिन्यूस फंक्शन एट सी, तो यहाँ पर जी एक्स से जो है कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, एंड एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, और एफ कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ होना चाहिए, जी सी पर। इसीलिए यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जी सी, यानी जी सी पर जो है एफ भी यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। और यदि ये कंटिन्यूस है, इस तरीके से अगर ये कंटिन्यूस है तो पूरा फोग भी यहाँ पर क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, इज अ कंटिन्यूस। ओके, तो यहाँ पर जो है फोग यानी एफ ऑफ जी एक्स जो ओवरऑल जो है वो भी यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस जो है बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 15 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एच एक्स में ले रहा हूँ, एच एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कोस एक्स स्क्वायर, अब ये जो है कोस एक्स स्क्वायर किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स जो है यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, कोस एक्स से ले लिया, एंड जी एक्स जो है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यदि मैं यहाँ पर फोग देखूँ तो एफ ऑफ जी एक्स। ओके, यानी कि इस एक्स के प्लेस पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखना, इसको समझना कि पहले यहाँ पर जो कंडीशन बोली गई थी, क्या कंडीशन यहाँ पर बोली गई थी कि यहाँ पर ये जी एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ये जी एक्स यहाँ पर कंटिन्यूस है। ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर जो जी एक्स है यहाँ पर, जी इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। वैसे ही मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, और पॉलिनोमियल के साथ मैंने इसका ग्राफ भी बनाया था आपको, कि ग्राफ भी इसका हमने देखा था कि कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए अगर जी एक्स से कंटिन्यूस है और मान लिया जाए कि मैं इस कोस की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दूँ, तो उससे तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि यहाँ रख भी देंगे हम तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि एच एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड वाला जो है। अब स्टूडेंट्स ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर दो मेथड से कर सकते हैं।
पहली मेथड क्या हो गई कि यहाँ पर मैं एफ एक्स से क्या ले लूँ, यहाँ पर मॉड एक्स से ले लूँ एंड जी एक्स से यहाँ पर ले लूँ मैं कॉस एक्स। ओके, तो जब मैं यहाँ पर फोक निकाल लूँगा यानी एफ ऑफ यहाँ पर जी एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो यानी कि इसके एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। ओके, और एक्स के प्लेस पर जी एक्स आ गया यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी एक्स आ जाएगा और जी एक्स यहाँ पर कितना है, कोस एक्स है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेम कोस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और यदि इसको मोड में भी रख देंगे तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि मोड भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि इसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, तो दो मेथड यहाँ पर कौन सी होगी, एक ग्राफ वाली। अब ग्राफ वाली मेथड में क्या मैंने बताया था कि जैसे मैंने इसका आपको ग्राफ बना के दिखाया था, कोस एक्स का ग्राफ यदि आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से बना के आपको दिखाया था। ओके, ये था यहाँ पर कोस एक्स का ग्राफ। अब मैंने उसमें ये भी बताया था कि यदि मोड आ गया तो मोड आ गया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ग्राफ है वो यहाँ पर जो नीचे जो आ रहा था वो ग्राफ ऊपर अब शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, मोड कोस एक्स का। ओके, और ये जो ग्राफ है ये कहीं से भी ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस थ्योरम यहाँ पर ये होती है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक आध मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। आपको कई बार डायरेक्ट एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि आपको बताना है कि मॉड्यूलस कोस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट। जैसे कि ट्रू फॉल्स में आता है एमपी बोर्ड वालों को कि मॉड्यूलस कोस एक्स आपको दे देंगे और पूछा जाएगा कि मॉड्यूलस कोस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो आपको क्या बोलना है वहाँ पर ट्रू है ना कि फॉल्स है। तो एमपी बोर्ड में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में तो जरूर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या देखा हमने कि कंटिन्यूटी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। अब आज जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अभी वो करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स समझते हैं जो आपने 11th में पढ़ी होगी। तो थोड़ा आज मैं जो है वो बेसिक बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर में मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा मैं 12th लेवल की यानी कि चेन रूल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा बेसिक आज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आपने जो है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? एवरेज वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या हम लिख दें टाइम इंटरवल। यानी कि यदि मैं इसको ऐसा लिखूं वी एवरेज तो क्या होता था डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी कि पोजीशन में कितना चेंज है अपॉन में यहाँ पर टाइम में यहाँ पर कितना चेंज हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इंदौर से जो है वो उज्जैन जाना है, अब इंदौर से उज्जैन आपको जाना है तो हम वहाँ पर क्या करते थे कि हमने क्या करा कि इंदौर से उज्जैन तक की ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, अपॉन में हमने यहाँ पर टाइम ले लिया कि हमें इंदौर से उज्जैन जाने में 1 घंटा लगा, और हमने यहाँ पर जो है कुछ भी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पर क्या किया किलोमीटर रख दिया टोटल, और यहाँ पर हमने जो है वो रख दिया सीधे टाइम रख दिया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आती थी। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको जो है स्पीड बताना है, यानी मैंने आपको बोला कि आप कार की स्पीड मुझे देख के बताइए या कार की वेलोसिटी मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। मैंने क्या बोला आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें बताना है। तो जैसे कि अगर जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात हो तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, लिमिट को लगा देंगे, और लिमिट में हम क्या लिख देंगे डेल टी टेंड टू 0, यानी ये डेल टी जो है वो 0 की ओर है। 0 की ओर होने का मतलब क्या है, बहुत कम समय के लिए। जैसे यदि आप मीटर देखेंगे गाड़ी का तो आप बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर देखेंगे, यानी कि 0.1 सेकंड के लिए, इसलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने डेल टी टेंड टू 0 डेल एक्स अपॉन में डेल टी। ओके, तो यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर टाइम पर देखें तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, और इसी इंस्टेंटेनियस को बताने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है डिफरेंशिएशन, और इसी को यानी जब लिमिट आ गई तो इसी को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dx अपॉन में dt।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो ये जो d जो साइन होता है ये बहुत कम को रिप्रेजेंट करता है। यदि कि जैसे फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि यदि हम यहाँ पर dx लेते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर स्मॉल डिफरेंस को बताता है, यानी कि बहुत ही कम डिफरेंस को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। ओके, और यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में कि x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये क्या है यहाँ पर इसका बेसिक अभी हमने समझा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो इसको ग्राफ से समझते हैं कि और डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे यहाँ पर आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये यहाँ पर ग्राफ है, ओके, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने कुछ मान लिया यहाँ पर x है, x आने से यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है यानी ये आ रहा है कुछ fx, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x, fx, ओके। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर ले लिया c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट c, और यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे fc। तो इस प्रकार एक पॉइंट यहाँ पर आ गया ये। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस हम देखेंगे कि y एक्सिस में यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, fx माइनस fc अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस c, ओके सॉरी x माइनस c। और यदि मैं यहीं पर लिख दूँ लिमिट x टेंड टू c, लिमिट यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इसको और इसको यहाँ पर पास में लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि ये दोनों जो पॉइंट है वो पास में है। पास में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है मैंने आपको बताया है, जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर क्या होता है बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या कर दिया, ये लिमिट लगा दी है x टेंड टू c, और यही यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ डैश सी का, ओके। यहीं पर ये एक फॉर्मूला हो गया एफ डैश सी का, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया। अब यदि हमें किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करना है कि हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी वही होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जिसने कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ लिया है उसको बहुत जल्दी यहाँ पर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसा न लिखते हुए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेफ्ट के लिए हमने एल लगा दिया एफ डैश सी, इसका मतलब यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सेम वैसे ही कि x टेंड टू c है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे c माइनस, ओके, जैसा कि हम कंटिन्यूटी में हमने किया था। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ एक्स माइनस एफ सी एंड x माइनस सी। आपको मेनली जो है स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आसानी से निकाल सकते हैं। और c एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं एट x इक्वल टू सी पर ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिमिट ये आ जाएगा आपका h टेंड टू 0, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में x के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम c माइनस एच माइनस सी। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने कंटिन्यूटी में करा था, बस यहाँ पर इसको एज इट इज और यहाँ पर भी c को एज इट इज, और इस x के प्लेस पर मैंने लिख दिया c माइनस एच, यहाँ भी लिख दिया मैंने c माइनस एच। अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 एंड यहाँ पर जो है f c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में क्या होगा, ये c से c यहाँ पर हो जाएगा कैंसल, यानी यहाँ पर आ गया माइनस h। तो इस प्रकार से ये जो आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा, लिमिट यहाँ पर हम लिख देंगे x टेंड टू c प्लस। अभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में c माइनस कर लिया था, अब राइट हैंड में हम क्या करेंगे c प्लस कर देंगे। इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, सेम हम वही यहाँ पर रख देंगे एज इट इज। तो यहाँ पर मैंने रख दिया इसको एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी लिमिट
एच टेंड टू 0, यहाँ पर आ जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, और यहाँ पर हुआ आपका एक्स जो है, एक्स के प्लेस पर हम पुट कर देंगे सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी हुआ यहाँ पर कैंसल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है यानी आर एफ डैश सी जो है वो यहाँ पर आ गया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इन फॉर्मूले को भी यहाँ पर लर्न कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर ये होता है, बट मेरा मानना ये है कि आपको इस फॉर्मूले को लर्न नहीं करना है। हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लर्न करके जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसी प्रकार से क्वेश्चंस में भी हम निकालेंगे। और जब यहाँ पर वही कंडीशन होगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, ओके, और हम डायरेक्ट अभी हम लिख दें कि एफ डैश सी, यानी कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने पर भी वैल्यू पुट कर दें। अगर ये तीनों यहाँ पर इक्वल आ जाए तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वस टू सी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वस टू सी, कब? जब यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जो है डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो यहाँ पर आपको बोला गया है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वस टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पर बोला है इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वस टू 1। तो यहाँ भी मैं आपको इसको दो मेथड से जो है यहाँ पर बताऊंगा। तो पहली मेथड जो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो है प्रूव करा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस फॉर्मूला था एफ सी, सी के प्लेस पर अब आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे इस एफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एच एंड F1, यानी मैं यहाँ पर रख दूंगा, चलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे, और यहाँ भी मैंने लिख दिया 1 माइनस एच माइनस का 1 लिमिट एच टेंड टू 0। अब यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच जो यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 1 माइनस एच माइनस F1, और F1 यानी कि यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1, यहाँ पर 1 से 1 कैंसल माइनस h, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो 1 से 1 कैंसल, तो लिमिट h टेंड टू 0 और माइनस h को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का h, एंड 1 माइनस 1 हुआ यहाँ पर 0, ये हुआ माइनस का h, h से h कैंसल हुआ, यानी कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को भी निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस, ओके, तो एक्स टेंड टू यहाँ पर 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा वही F1 एक्स माइनस 1 लिमिट, यहाँ पर आ गया आपका एच टेंड टू 0, एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 प्लस एच माइनस F1, यहाँ भी मैंने पुट कर दिया 1 प्लस एच माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस x के प्लेस पर जो है 1 प्लस एच को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रख दिया 1 प्लस एच माइनस का 1, यहाँ पर F1 यानी कि x के प्लेस पर 1 रख दिया, 1 माइनस 1, 1 से 1 यहाँ हुआ कैंसल यानी h,
यहाँ भी 1 से 1 कैंसल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसल 0, तो यहाँ क्या बचा मॉड्यूलस एच, एच से एच यहाँ पर हुआ कैंसल, यानी यहाँ पर आ गया 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो है यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो है यहाँ पर 1, यानी कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल यहाँ पर नहीं है, और जब ये दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये यहाँ पर क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पर जो इसकी ग्राफिकल मेथड से भी इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो यहाँ पर मॉड्यूलस x का ग्राफ देखा था, तो मॉड्यूलस x का मैंने आपको ग्राफ बताया था यहाँ पर लास्ट क्लास में कि मॉड्यूलस x जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ये मॉड्यूलस x के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब भी शार्प एज आ जाए, क्या आ जाए, जब भी किसी ग्राफ में शार्प एज आ जाए तो वो वहाँ पर उस पॉइंट पर क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। शार्प एज पर क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट कई बार ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में आ जाए या ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन में भी आते हैं। तो जेईई मेन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई ग्राफ दे दे और वहाँ पर शार्प एज आ जाए, शार्प एज यानी कि कुछ इस टाइप से, ओके, या इस टाइप से, या कभी भी इस टाइप से, यानी यहाँ पर 2 हो गए इस तरीके से, यदि ऐसा आता है तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कभी भी शार्प एज नहीं कहेंगे। ओके, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्या है x इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर ये 0 पर क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जैसे इसी ग्राफ को हम देखें, तो इस ग्राफ को मैंने आपको बनाना सिखाया था कि हम क्या करेंगे x-1 को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है यहाँ पर x एक्सिस, ये है यहाँ पर y एक्सिस। अब x इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1 यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इसमें क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। तो ये जो है यहाँ पर कुछ आगे शिफ्ट हो गया, तो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर क्या हो गई शार्प एज। ओके, और जब भी मैंने अभी बताया आपको कि शार्प एज आ जाए यानी कि क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल 8x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा 8x इक्वल्स टू 1 पर जो है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिफरेंशिएबिलिटी का एक और क्वेश्चन वहाँ पर करेंगे और डिफरेंशिएशन का बेसिक भी और थोड़ा जानेंगे कि जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल के बारे में। तो आप एक बार प्लीज़ जो है वो 11th का डिफरेंशिएशन एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल के बारे में। वैसे तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप जो है वहाँ पर 10-15 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से जो डिफरेंशिएशन समझ में आए। और जैसे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल भी पढ़ाने वाला हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज़ आप जो है एक बार 11th का डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए। और स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश कीजिए इस कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि अभी तो ये क्लासेस केवल स्टार्ट हुई है, तो अभी भी वो उसका रिवाइज कर सकते हैं आसानी से, जो है वो जहाँ तक हमने कर लिया है वो कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्स जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो उनके लिए जो प्रैक्टिस करना उतना ही ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगेगा और थोड़ा सा जो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस कोर्स के बारे में जो है उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि सर जो इस तरीके से यहाँ पर वर्कशीट दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।